हेलो एवरीवन। सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है जो मेरी तरफ आता है, चाहे वो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर जो इंक्वायरीज आती हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरे को समझ में भी आती है, मैं लिख भी पाता हूँ या लिख भी पाती हूँ, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम अटक जाते हैं। आप एक बार आकर ज़रा देखो मेरी 8 बजे से 9 बजे तक, 9 से 10, 10 से 11, ये जो एडवांस स्पोकन की क्लासेस है ना, आप एक बार इसमें आकर देखो। मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, ये चीज़ कोई घमंड नहीं है, प्राउडली बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जब आप आकर देखोगे, बच्चों की इंग्लिश सुनोगे, वो कोई बच्चों वाली इंग्लिश है ही नहीं। ठीक है, हम जो अभी वहाँ पर कर रहे हैं काम, वो एडवांस फॉर्मेशन पे कर रहे हैं, जिसमें कि हम नॉर्मल वर्ड्स को रिप्लेस करके बात करते हैं। हम ईडियम्स का यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको ईडियम्स का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। जैसे कि टू गो बैक एंड फोर्थ, इसको कैसे यूज़ करते हैं। कैरिड अवे, ये क्या होता है। इफ दिस गोज ऑन, ये क्या होता है। 11th आवर, ये क्या चीज़ें होती हैं। प्लस हम एडवांस वोकेबलरी कैसे सीखते हैं, छोटे छोटे से वर्ड्स को रिप्लेस कर दो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जो नॉर्मल स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करता है, लेकिन जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो सेम थिंग करते हैं बट डिफरेंटली। ठीक है, जैसे कि हम बिग को बोलेंगे मैसिव, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग को बोलेंगे एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्साइटिंग को बोलेंगे एक्सिलरेटेड। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जिनको हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अपसेट, वो हो जाता है डिस्ट्रॉट। वेरी बैड हो जाता है ऑफुल। तो मैं अब वहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स लेकर आ रहा हूँ, कुछ कम्युनिकेशन फॉर्मेशन में वहाँ लेकर आता हूँ, जिसमें बच्चों को ये चीज़ें याद हो चुकी हैं एंड दे नो हाउ टू यूज़ इट। तो उन क्लासेस में आप आकर देखो कि एडवांस्ड इंग्लिश को हम कैसे बोलते हैं। प्लस अगर आपको बेसिक से सीखना है तो भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं। ऊपर नंबर दिया गया व्हाट्सअप का, आप उस पर कनेक्ट करो। आप एक बार बैच में आकर देखो। इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 30 रुपीज़ पर डे। ठीक है, जबकि आप लोग किसी और क्लास में एक बार जाओ और वहाँ की कॉस्ट, वहाँ का पढ़ाने का तरीका, वहाँ की क्वालिटी, आप किसी भी चीज़ को मैच करके देखो। ये मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, कोई घमंड या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने बच्चों पे काम किया है, जो उनका आउटकम है, जो उनका रिजल्ट है, और जिस तरह की अभी चीज़ें चल रही हैं, नो वन इज़ गोइंग टू मैच। कोई उसको मैच नहीं करेगा। ठीक है, मैच अप टू विद, ये भी मैंने सिखाया बच्चों को। किसी को टक्कर देना, बराबरी करना, सो दे कांट मैच अप टू मी इन दिस। ठीक है, तो वो इस चीज़ में मैचअप ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि हो सकता है कि मेरे पास वो सारी फैंसी चीज़ें ना हो अभी, ठीक है, दिखाने वाली, शो करने वाली, लेकिन मेरे पास रिजल्ट है शो करने वाला। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वाकई में चाहते हो कि सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इंग्लिश सीखनी है, सो आई वुड रिकमेंड आओ और करो। क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, उनको पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ अपने आप को दिवाली पर इस चीज़ का गिफ्ट दो कि हम इंग्लिश में प्रोफाउंड हो सकते हैं, हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, हम प्रोफिशिएंटली बोल सकते हैं। ठीक है, देखो फ्लुएंटली को प्रोफिशिएंट के साथ रिप्लेस किया। छोटी छोटी रिप्लेसमेंट होती हैं विच मेक्स यू अ बेटर कॉन्वर्सेटर। ठीक है, आप और अच्छे से बोल सकते हो, तो ये चीज़ें आप करना शुरू करो। ठीक, अब बाकी वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन मैं आपको सिखाता हूँ, चलिए। देखिए, पहला सेंटेंस है, जब तुम ये मसाज देती हो तो पूरे दिन का तनाव दूर हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस सिंपल है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा। पहला, जब तुम ये मसाज देती हो, जब और कब दोनों के लिए सेम WH वर्ड का यूज़ होगा। जहाँ कहाँ दोनों के लिए सेम WH वर्ड का यूज़ होता है। क्यों? इसीलिए दोनों के लिए सेम WH वर्ड का यूज़ होगा। ये मैंने आपको WH वर्ड वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। ठीक है, ये सवाल है, राइट। तो मैंने सवाल पूछा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो सवाल कैसा जाएगा? वाई आर यू गोइंग देयर। सिंपल है ना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो क्या मैंने ये सवाल पूछा? नहीं। लाइन तो सेम है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, लेकिन एक सवाल है और एक सवाल नहीं है। तो जब मैंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो सेंटेंस कुछ ऐसा निकलेगा, आई नो वाई यू आर गोइंग देयर। वाई आर यू गोइंग देयर सवाल है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, वाई आर यू गोइंग देयर। लेकिन वाई यू आर गोइंग देयर ये सवाल नहीं है, ये बात है जो हम बता रहे हैं। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। ये चीज़ सारे WH वर्ड के साथ होगी। जैसे अभी, जब तुम ये मसाज देती हो, तो जब के लिए वैन आया, तुम ये मसाज देती हो, यू गिव दिस मसाज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर मानो ये एक क्वेश्चन होता कि तुम ये मसाज कब देती हो, फॉर्मेशन ऐसी ही रहती, लेकिन फर्क क्या हो जाता? व्हेन डू यू गिव दिस मसाज, तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज छुपते हैं, वो चीज़ मैं 100 बार 1000 बार बता चुका हूँ। सो व्हेन यू गिव दिस मसाज, जब तुम ये मसाज देती हो, पूरे दिन का तनाव दूर हो जाता है, मतलब वो दूर चला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले आपको एक हिंदी के सेंटेंस को ही फॉर्म करना पड़ेगा जिसको आप ट्रांसलेट कर सको। स्टार्टिंग में ये चीज़ टाइम लेती है, लेकिन ग्रेजुअली ये टाइम आपका डिक्रीज होता है और आप इसको कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। कितनी भी बकवास चीज़ें हों कि भाई ऐसे नहीं सीखी जाती है इंग्लिश, फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डू डज नहीं सीखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं सीखना है, ऐसे लोगों को ओपन चैलेंज, आकर सामने एक बार बात करो कि कैसे सीखना है, समझाओ ज़रा। ये सब घुमाने वाली बातें होती हैं, सीखा ऐसे ही जाएगा। बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपको इनकी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो व्हेन यू गिव दिस मसाज, पूरे दिन का तनाव दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? पूरा तनाव, पूरे दिन का तनाव ये दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूरे दिन का तनाव है, ये मेरा सब्जेक्ट है। सो ऑल द स्ट्रेस ऑफ द डे, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? तनाव दूर हो जाता है, सिंगुलर है ना। सो ऑल द स्ट्रेस ऑफ द डे, ये बना सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आया? हेल्पिंग वर्ब डज। एक्शन क्या है? गो अवे। डज छुपेगा तो वो बन जाएगा गोज अवे। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव ही, लेकिन बस इसकी फॉर्मेशन को समझना जरूरी है। अगर आप ये छोटी छोटी सी फॉर्मेशन समझने लगे, सो विद द हेल्प ऑफ ओनली एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस यू विल बी एबल टू स्पीक अराउंड 40% ऑफ योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एक्टिव पैसिव बहुत ज़रूरी है समझने। सो व्हेन यू गिव दिस मसाज, ऑल द स्ट्रेस ऑफ द डे गोज अवे। मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। इस सेंटेंस में छोटी सी गलती है, देखो मेरे हिसाब से गलती है, अभी इस चीज़ के ऊपर बहुत डिस्प्यूट है। कुछ इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी लगाने के बाद उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड, फील, और भी हैं। जैसे अंडरस्टैंड है, अगर अंडरस्टैंड में आईएनजी लगा दिया जाए, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत हो गया। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक क्वालिटी की तरह काम करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुम मुझे बता सकते हो मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग इस तरह से काम करता है। तो जैसे यहाँ पर फील, तो फील के अंदर भी जब आईएनजी हम लगा देते हैं ना, फीलिंग, तो वो बनता एहसास कि यार वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। सुना है ना ऐसे? तो बहुत से लोग कैसे बोलते हैं कि आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो, सो हाउ डू यू फील टुडे, मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। तो वो ऐसे बोलते हैं, आई एम फीलिंग गुड नहीं बोलते। लेकिन ये चीज़ सरासर गलत है, मैं अभी ये नहीं कह रहा, क्योंकि इस तरीके से अभी बहुत लोग बोल रहे हैं और इस पर काफ़ी डिस्प्यूट है। तो अगर आप चाहो तो आप आईएनजी को इग्नोर कर सकते हो कि यार मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, सो आई डोंट फील गुड हेयर। या फिर आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, आई फील रियली हैप्पी टुडे। तो आई एम फीलिंग की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, या फिर आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। सो का यूज़ बहुत में भी होता है, इतना में भी होता है, तो के सेंस में भी होता है। सो के काफ़ी सारे यूजेस हैं, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। नेक्स्ट, इसने कहा हेलो पापा, आप कहाँ पर हो? हेलो पापा, वेयर आर यू? ठीक है, अगर मानो ये सेंटेंस ये होता कि हेलो पापा, आप जहां हो मैं भी वहीं हूं। ठीक है, तो सेंटेंस आप कहाँ हो या फिर मैं जानती हूं आप कहाँ हो, दोनों में फर्क क्या होता? वेयर आर यू और वेयर यू आर। ठीक है, आई एम ऑल्सो एट द सेम प्लेस, मैं भी वहीं हूं जहां आप हो, वेयर यू आर। फर्क समझ में आया? तो इसने कहा कि आप कहाँ हो, इसने तो सवाल पूछा है, तो जब सवाल पूछा है तो सवाल सेम ही रहेगा। हाय डैड, वेयर आर यू। ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग का। तीन ही चीज़ें हैं इंग्लिश में, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ एक्शन। इंग्लिश तो इंग्लिश छोड़ो, किसी भी अदर लैंग्वेज में, लेट अलोन इंग्लिश, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, या फिर इंग्लिश छोड़ो, ये लेट अलोन मैंने 100 बार समझा दिया है अपनी क्लास में, बच्चे जानते हैं इसका यूज़ करना। ठीक, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओ, आप एक इतने अच्छे स्पीकर की तरह काम आओगे ना। और मेल्स लिखना तो आप लोगों के लिए सब पीस ऑफ केक, मेल लिखना, राइटिंग, वो तो आप लोग ऐसा करोगे कि हाँ दूसरे लोग आके पूछेंगे भाई क्या चल रहा है। बच्चों के पास मेरे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं वो कि सर मेरे सीनियर ने मुझे प्रेज़ किया, सर मेरी कम्युनिकेशन के लिए मुझे यहाँ पर प्रेज़ किया गया, सर मेरी मेल राइटिंग पर मुझे मेरे बॉस ने अप्रिसिएशन दी है। तो ये चीज़ होती हैं, बस आपको सही गाइडेंस चाहिए। ठीक है, और प्राउडली इस चीज़ के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राउडली, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक लर्नर अचीवर बनता है।
ठीक है, तो प्राउडली मैं चाहता हूँ कि बनाऊँ और से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक दोस्त के यहाँ आया था, क्या कोई ज़रूरी काम है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई केम, इसमें डिड छुपा हुआ है। आई केम टू अ फ्रेंड्स प्लेस, ठीक है, बस आई केम टू अ फ्रेंड्स प्लेस। किसी के पास जाना, हम सिर्फ टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कई बार बोलूँ कि यहाँ कि उसके पास मत जाओ, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, रोहित मेरे पास आया। इस पास के लिए बहुत से बच्चे नियर बाय का यूज़ करते हैं, करना ही नहीं है भाई, यहाँ पर सिर्फ टू का इस्तेमाल होता है। वो मेरे पास आया, ही केम टू मी। उसके पास मत जाओ, डोंट गो टू हिम, ठीक है, तुम मेरे पास आओ, कम टू मी, ऐसे। सो आई केम, मैं पास आया हुआ हूँ, आई केम टू अ फ्रेंड्स प्लेस, मैं एक दोस्त के घर पे आया हूँ, दोस्त के यहाँ आया हुआ हूँ, क्या कोई ज़रूरी काम है? स्टेट ऑफ बीइंग, क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इज देयर एनीथिंग अर्जेंट, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। देयर आपका सबसे अच्छा हेल्पर रहेगा यहाँ पर। प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, फ्यूचर है तो विल बी, देयर का यूज़ करेंगे। सो इज देयर एनीथिंग अर्जेंट, कुछ अर्जेंट बात है क्या, कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम है क्या? इसने कहा कि ठीक है, आप घर कब आ रहे हो? ओके, व्हेन आर यू कमिंग होम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है। हम साथ में डिनर करेंगे, मैंने आपके लिए पास्ता बनाया है, ठीक है, हम साथ में डिनर करेंगे। अब ये करेंगे, हमेशा गा गी गे रटना नहीं है कि इसमें वो विल ही लगेगा, इसमें वुड भी लगता है, ठीक है, इसमें वॉज वर भी लगता है। अब सोचो, गागी ये में वॉज वर लगता है, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। पास्ट ये आ जाती है आपकी पैसिव फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव टेंस में नहीं। पास्ट में कही गई बात जो कि फ्यूचर को कनेक्ट करती हो, उसमें वॉज वर भी आता है, ठीक है, उसमें वुड भी आता है। कैसे आता है, हम स्क्रिप्ट्स की हेल्प से कई बार पढ़ चुके हैं। तो वी विल हैव डिनर टुगेदर, हम साथ में डिनर करेंगे। आई हैव मेड पास्ता फॉर यू, आई हैव मेड, मैंने आपके लिए बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस एक जैसे लगेंगे, ठीक है, उसमें कुछ खासा फर्क नहीं होता है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकते हैं, बस आपको जो सेंटेंस एक्चुअल में है उसी का सेंस पकड़ना होता है, लेकिन यूज़ कर लिया जाता है, ग्रामेटिकली गलत है लेकिन स्पोकन में दौड़ता है, चलता भी नहीं है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हम साथ में डिनर करेंगे, मैंने आपके लिए पास्ता बनाया है, वी विल हैव डिनर टुगेदर, आई हैव मेड पास्ता फॉर यू। अच्छा, एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात यह है कि फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं कल वहाँ जाऊँगा, या फिर अगले महीने मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, अगले साल मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगा, ऐसे सेंटेंस तीन तरह से बनते हैं। एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ही, मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, ठीक है, सिंपल है। दूसरा, ये सेंटेंस ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी मिल जाएंगे आपको कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी स्टार्टिंग माई बिजनेस, मीनिंग सेम है। तीसरा, ये सेंटेंस आपको इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू में मिल जाता है कि नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय बिजनेस, बिल्कुल सही है। और चौथा, ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी मिल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि इस मंडे तो मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, हिंदी में क्या बोला, इस मंडे मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं बोला कि इस मंडे मैं नानी के घर जाऊँगा। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बनते हैं कि दिस मंडे आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये चारों फॉर्म्स यूज होती हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाने के लिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट, इसने कहा टाइम पर आ जाना, कहीं मैं अकेले ही खा लूँ, ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन आ गई, टाइम पर आ जाना, बी ऑन टाइम। ये जो बी है, मैंने ये क्यों नहीं बोला कम ऑन टाइम, बी ऑन टाइम क्यों आया, बी का मतलब है यहाँ पर होना। स्टेट ऑफ बीइंग वाली क्लास में बहुत प्रोफाउंडली मैंने इस चीज़ को समझाया हुआ है, किसी जगह पर होने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, चाहे वो जगह हो, कंडीशन हो, स्टेट ऑफ माइंड हो, वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे बी हैप्पी, खुश हो, ठीक है, बी ऑन टाइम, टाइम पर होना वहाँ पर, डोंट बी लेट, तो बी का हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। बी के ऊपर अच्छे से हमने क्लास में समझा भी है, और अगर आपको प्रॉपरली समझना है, इस चीज़ को देखना है,
तो आप प्लीज़ क्लास में एक बार आओ. आई रियली डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम राइट नाउ टू मेक वीडियोज़ ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. और जो मेरी पुरानी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, सीरियसली अगर मैं उनको खुद अभी देखूँ, सो आई रियली डोंट लाइक माई टीचिंग मैथड इन दोज वीडियोज़, बिकॉज अभी पिछले 5-7 महीने में पढ़ाते हुए मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत चेंज हुआ है. एंड नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन, आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू गिव यू सो दैट यू कैन रिलेट विद. अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी खुद भी चेंज हुई एज अ टीचर. मे बी आफ्टर 1 or 2 years और भी चीज़ें पॉजिटिव चेंज हों. ठीक है, तो यू शुड गेट द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, गेट द मोस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का भरपूर फायदा उठाना, टू टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ समथिंग. सो गेट द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, सो बी ऑन टाइम, टाइम पर आ जाना. कहीं ऐसा ना हो मैं अकेले खा लूँ. इस कहीं ऐसा ना हो के लिए एक छोटी सी फॉर्मेशन याद रखो. लेस्ट, सब्जेक्ट, शुड और एक्शन. इसमें नॉट यहाँ पर नहीं है. कहीं ऐसा ना हो, इस ना के लिए नॉट नहीं आएगा. ठीक है, तो इसने कहा है कि कहीं मैं अकेले ही खा लूँ या फिर कहीं ऐसा ना हो मैं अकेले ही खा लूँ. सो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा, मैं खा लूँ, आए. फिर शुड आएगा, फिर एक्शन है ईट, टेक या हैव, कुछ भी लगा लो. यहाँ पर शुड हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव एक्शन है. हमने हैव वाली क्लास में पढ़ा था, हैविंग वाली क्लास में ये चीज़ हमने अच्छे से पढ़ी हुई है. सो बी ऑन टाइम, लेस्ट आई शुड हैव डिनर अलोन, या फिर लेस्ट आई शुड ईट डिनर अलोन. ऐसे आप बना सकते हो. अगर सेंटेंस देखो ये हो, कहीं ऐसा ना हो वो ना आए, तो इसमें नॉट लगेगा. लेस्ट ही शुड नॉट कम. कहीं ऐसा ना हो, इस ना के लिए तो नॉट नहीं आया, वो ना आए, इस ना के लिए नॉट आया है, वो ना आए. ये जो ना है इसके लिए नॉट आया है. सो लेस्ट ही शुड नॉट कम. तो इसने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं अकेले खाना खा लूँ. सो लेस्ट आई शुड हैव डिनर अलोन. इसने कहा कि मुझे 1 घंटा दो, मैं जल्द से जाने की कोशिश करता हूँ. गिव मी 1 hour या फिर गिव मी एन आवर, दोनों भी चल जाएंगे. मैं जल्द से जाने की कोशिश करता हूँ, क्या ये इसका डेली का काम है? तो इस बहुत से लोग ताहे तीहे तेहे पर अटक जाते हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस. हाँ, ऐसे नहीं रटना है. कोई चीज़ जो रेगुलर बेसिस पर होती है, जनरली होती है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है और वहाँ पर आपको डू डज का यूज़ करना है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम ताहे तीहे की बात तो करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैंने कहा कि यार इस संडे मैं देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊँ तो, ठीक है, या फिर मैं इस संडे एक एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोशिश करता हूँ. तो क्या ये मेरा डेली का काम है? नहीं. मैं इस संडे की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तो विल आएगा कि दिस संडे आई विल ट्राई. मैं कल तुम्हारे ऑफिस में ना तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करने आता हूँ, कल आता हूँ. क्या रोज का रेगुलर काम है? नहीं, विल का यूज़ होता है. तो इसने कहा कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ, मतलब ये करेगा ना अभी कोशिश. सो आई विल ट्राई टू कम एज क्विकली एज पॉसिबल. एज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. एज, जितना उतना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रामर वाइज आपको कहीं वैसे मिलेंगी ही नहीं. आपको इनको पॉइंट टू पॉइंट समझना ही होगा. ये टॉपिक वाइज कहीं नहीं मिलेंगी कि भाई ग्रामर में ये सेंटेंस आ गया फिर वो सेंटेंस आ गया, चलो एज के सेंटेंस. नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करके निकाली हुई चीज़ें हैं. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कम जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल. और इसने क्या कहा? एज क्विकली एज पॉसिबल. जैसे हम ASAP लिखते हैं ना, ASAP, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एज सून एज पॉसिबल. जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी. कम सून, जल्दी आओ. आई विल बी वेटिंग फॉर यू. सॉरी, अब इस यहाँ पर इसको क्या बोलना चाहिए था? आई विल वेट फॉर यू. इसने ये तो नहीं बोला मैं इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन इंग्लिश में क्या है? आई विल बी वेटिंग फॉर यू. ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो 4 चीज़ें बताई थी कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस 4 तरह से बना सकते हैं, उनमें से ही ये एक है. तो हमेशा रटना नहीं है कि विल का यूज़ कर देंगे, हमेशा विल का यूज़ मत करो. ठीक है, छोटी छोटी से जब आप इनका यूज़ करोगे ना अलग अलग, आपको समझ में आएंगी कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों इनको अलग अलग हम यूज़ कर रहे हैं. क्या आप 1 घंटे में जा रहे हो? अब इसने पूछा कि क्या तुम 1 घंटे में जा रहे हो? आर यू गोइंग होम इन एन आवर? क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिया. आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? कहाँ? घर. होम. आर यू गोइंग होम इन एन आवर? क्या तुम 1 घंटे में घर जा रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सकता है, सकती है, सकते हैं. बहुत से बुद्धिजीवी ये समझते हैं भाई सकता है, सकती है, हमेशा कैन का यूज़ करो. हमेशा कैन का यूज़ हो ही नहीं सकता. गागी के में हमेशा विल का यूज़ हो ही नहीं सकता. ताहे तीहे में हमेशा डू डस का यूज़ हो ही नहीं सकता. आपको ये चीज़ें समझनी होंगी बहुत अच्छे से. तो सकता है, सकती है, कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर हम कैन नहीं कुड लगाते हैं. जैसे कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या ये सोचेगा अभी? नहीं, ये चीज़ इसने ऑलरेडी सोच ली है.
तो ये उस काम के ऊपर बोल रही है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर कैन नहीं कुड आता है। सो हाउ कुड यू इवन थिंक अबाउट दिस, हाउ कुड यू, तो यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, हाउ कैन यू नहीं। अगर कोई काम है, जैसे मैंने कहा कि कल मैं उसको हरा दूंगा और आप जानते हो कि उसको हराना बहुत मुश्किल है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर हाउ कैन यू डिफीट हिम, आप उसको कैसे हरा सकते हो। लेकिन मानो मैच ख़त्म हो गया और मैं हरा के आ गया, अब आप थोड़ा शॉक्ड हो, आपने कहा सर ऐसे कैसे हरा सकते हो उसको आप, लेकिन मैंने हरा दिया ना। अब आप कहोगे हाउ कुड यू, तो यहाँ पर वही सेंस आया, इसने ऑलरेडी सोच लिया। सो हाउ कुड यू इवन थिंक अबाउट दिस। इवन का जो यूज़ है वो भी के सेंस में आता है, एक शॉक्ड वाला भी, ऐसा ऐसा कैसे, वो ऐसा कर भी कैसे सकता है, तो इवन का यूज़ वहाँ आता है। हमने ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, इनको बहुत अच्छे से समझा है, उस क्लास में मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा दिया था। सो हाउ कुड यू इवन थिंक अबाउट दिस, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, व्हाट्स द मैटर, या फिर व्हाट्सअप, इतना ही बोल देते हैं व्हाट्सअप, यू हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, किसी चीज़ को बदल दिया है तुमने तो चेंज करना होता है। बहुत से लोग बोलते हैं यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड, चेंज्ड का ये सेंस आता है अगर तुमने किसी चीज़ को बदल दिया है। लेकिन तुम अगर खुद बदल गए हो तो वो ट्रांसफॉर्म में आता है, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड, सो यू हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, तुम पूरी तरह से बदल गई हो। नया फ़ोन, हीरे के गहने, तुम एक नए पार्ट में चली गई हो। व्हाट्स द मैटर, ओहो, इसको तो मैं इंग्लिश में लिखना ही भूल गया। चलो बना लेते हैं, नया फ़ोन, न्यू फ़ोन, हीरे के गहने, डायमंड ज्वेलरी, और तुम एक नए अपार्टमेंट में चली गई हो, मतलब शिफ्ट हो गई हो, एंड यू हैव शिफ्टेड इन अ न्यू अपार्टमेंट। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।